गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म के तरफ से। तो चलते हैं अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो 17 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में नेपाल में यूपीआई भुगतान सेवा शुरू करने के लिए ई सेवा और HAN पोखरा के साथ किसने समझौता किया है? तो राइट आंसर का फोन पे। फोन पे के द्वारा हाल ही में टाई अप किए गए ई सेवा और HAN पोखरा के द्वारा, ताकि लॉन्च की जाए यूपीआई पेमेंट सर्विस। कहां पे? तो नेपाल में। तो इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। फिनटेक फर्म फोनपे ने यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नेपाल की डिजिटल वॉलेट सेवा ई सेवा और होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल पोखरा के साथ साझेदारी की है। तो आपको ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि फोनपे ने हाल ही में पार्टनरशिप किसके साथ की है? तो नेपाल के एक डिजिटल वॉलेट सर्विस, जिसको हम लोग ई सेवा के नाम से जानते हैं, और होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल के HAN पोखरा को साथ प्रोमोट किया जाएगा डिजिटली सिस्टम्स के माध्यम से, डिजिटली पेमेंट के माध्यम से, ताकि यूपीआई को डेवलप किया जा सके। तो ये किसके साथ संभव हुई है? तो फोनपे के द्वारा इससे संभव किया गया। इसी के दौरान यह साझेदारी नेपाली नववर्ष 2081 के दौरान आयोजित 19वें फेवा नव वर्ष महोत्सव का एक हिस्सा भी है, जो नेपाल में 11 से 14 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। और इस उत्सव में 3000 से अधिक व्यापारी भाग लेंगे और 1 लाख से अधिक आगंतुकों के आने की उम्मीद को दर्शाया जा रहा है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखनी होगी कि नेपाल के डिजिटल वॉलेट सर्विस ई सेवा के साथ साथ होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल के पोखरा के साथ पार्टनरशिप कौन किया है? तो राइट आंसर होगा फोन पे। किस वजह से पार्टनरशिप की है? ताकि यूपीआई पेमेंट सिस्टम्स को बढ़ावा दिया जा सके डिजिटल पेमेंट सर्विस के माध्यम से। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक टीम स्कोर किसने बनाया है? तो राइट आंसर होगा सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा इतिहास को रचा गया इस आईपीएल में। इस आईपीएल के दौरान ये देखा गया कि इनके टीम के द्वारा सबसे ज्यादा सर्वाधिक स्कोर बनाने का इतिहास को रच दिया है आईपीएल हिस्ट्री में। तो वो टीम कौन है? तो सनराइजर्स हैदराबाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। कप्तान पैट कमिंस के नेतृत्व में सनराइजर्स हैदराबाद ने 15 अप्रैल 2024 को बेंगलुरु, कर्नाटक के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मैच के दौरान आईपीएल इतिहास में सर्वोच्च टीम स्कोर 287 पे 3 विकेट का अपना ही रिकॉर्ड को उसने तोड़ दिया। इसी के दौरान हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सीजन के शुरुआती मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 20 ओवर में 277 पे 3 रन बनाए थे। तो आपको ये फैक्टर्स को याद रखनी होगी कि जस्ट इसी आईपीएल के सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर के मैचों में 277 पे 3 विकेट गंवाकर उन्होंने अपने रन को स्कोर बनाया था, और इसी के साथ इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक कर 287 पे 3 का रिकॉर्ड बनाकर इन्होंने इतिहास को रच दिया है। तो सबसे ज्यादा इतिहास में सर्वाधिक स्कोर बनाने वाली टीम कौन सी बनी है? तो सनराइजर्स हैदराबाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा रश्मि कुमारी। रश्मि कुमारी जी ने हाल ही में नेशनल विमेंस कैरम टाइटल्स के रूप में 12वीं बार लगातार इन्होंने राष्ट्रीय महिला कैरम का खिताब जीता है। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन द्वारा आयोजित 51st राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप के महिला फाइनल में रश्मि कुमारी ने 3 बार की विश्व चैंपियन नागा ज्योति को 25-8, 14-20 और 25-20 से हराया है। इसी के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी के द्वारा इन्हें मुख्य प्रबंधक के रूप में काम करने वाली रश्मि के लिए यह रिकॉर्ड 12वां राष्ट्रीय महिला एकल खिताब था। तो ये फैक्टर्स को आपको याद रखना होगा कि रश्मि कुमारी ने हाल ही में नेशनल कैरम चैंपियनशिप, जो ऑर्गेनाइज मध्य प्रदेश कैरम एसोसिएशन के द्वारा हुआ, इन्होंने इस टीम में जीत को हासिल की। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखकर चलना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में लोंगटे यूलो उत्सव कहाँ मनाया गया? तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में लोंगटे यूलो फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया गया। तो ये फैक्टर्स को याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आते हैं
कि लोंगटे यूलो फेस्टिवल किस स्टेट की फेस्टिवल है, तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश की। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। अरुणाचल प्रदेश की नेसी जनजाति ने अपना लोंगटे योलो फेस्टिवल मनाया है। लोंगटे नेसी जनजाति के कृषि के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और नए मौसम का अग्रदूत है, जिसके बाद खेती के खेतों में बीज बोना शुरू होता है। तो आपको ये पॉइंट्स को याद रखने होंगे कि अरुणाचल प्रदेश के द्वारा हाल ही में सेलिब्रेट किया गया लोंगटे योलो फेस्टिवल्स, इस फेस्टिवल्स का मनाने का पीछे का रीजन क्या है, तो ये फेस्टिवल्स नेसी जनजाति के कृषि के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिनका नाम है लोंगटे योलो फेस्टिवल। इस फेस्टिवल्स के दौरान ये होता है कि नए मौसम का आगमन होता है और इसी नए मौसम के आगमन में खेती के खेतों में बीज बोना शुरू कर दिया जाता है। लोंगटे यूरो को अप्रैल के महीने में वसंत की शुरुआत पर पारंपरिक उल्लास और भक्ति के साथ मनाया जाता है। लोंगटे यूलो में ना तो कोई अनुष्ठानिक बलिदान होता है और ना ही कोई अनुष्ठानिक मंत्रोच्चार होते हैं। तो आपको ये फैक्टर्स को याद रखना होगा कि अरुणाचल प्रदेश के द्वारा हाल ही में सेलिब्रेट किए गए लोंगटे योलो फेस्टिवल्स, ये फेस्टिवल्स कहाँ से बिलोंग रखता है, तो अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग रखता है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में न्यूज वीक कवर पर दिखाई देने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हाल ही में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है और इन्हीं के द्वारा इनकी तस्वीर को अपीयर किए गए हाल ही में न्यूज वीक कवर में जो सेकंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने हैं। किसके बाद, तो पहला इंदिरा गांधी का फोटो आया था न्यूज पर और इसी के दौरान न्यूज वीक के कवर पेज पर इंदिरा गांधी जी का फोटो आया था और नेक्स्ट आया है इंडियन के प्राइम मिनिस्टर, हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। तो चलते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद न्यूज वीक के कवर पर जगह पाने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को न्यूज वीक के अप्रैल 1966 अंक के कवर पर चित्रित किया गया था। तो यहाँ पे आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद रखनी होगी, क्योंकि अगर एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये देखा जाए कि अगर एग्जाम में करंट अफेयर्स के माध्यम से क्वेश्चंस बनते हैं तो ये क्वेश्चंस को बताया जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंदिरा गांधी जी को कब न्यूज वीक के कवर पेज पर पब्लिश किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1966 में। तो जानते हैं इसके और भी डिटेल पॉइंट्स के बारे में। न्यूयॉर्क स्थित पत्रिका ने पीएम मोदी को साक्षात्कार लिया है, जिन्होंने न्यूज वीक के लिखित प्रश्नों को संबोधित किया और उसके बाद 90 मिनट की बातचीत भी की। इसी के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के न्यूज वीक साक्षात्कार में चीन, आर्थिक सुधार, व्यापार करने में आसानी, लोकसभा चुनाव, क्वाड, राम मंदिर, लोकतंत्र, लोकप्रिय समर्थन, मतदाता भागीदारी और भारतीय लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका सहित कई विषयों को शामिल किया गया। तो ये फैक्टर्स को याद रखने होंगे कि सेकंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं जिनका न्यूज वीक के कवर पेज पर फोटो आया है, तो राइट आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और सबसे पहले कौन थे, तो हमारी इंदिरा गांधी जी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में चर्चित संस्मरण चाकू का संबंध किससे है, तो राइट आंसर होगा सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी के द्वारा हाल ही में नाइफ नाम की एक पुस्तक को लॉन्च किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो सलमान रुश्दी जी। तो जानते हैं कि इन्होंने नाइफ नाम की पुस्तक को क्यों लॉन्च किया है, तो नाइफ नाम की पुस्तक को लॉन्च करने के पीछे की वजह को जानते हैं। प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी 16 अप्रैल 2024 को अपना संस्मरण नाइफ जारी करने के लिए तैयार हो चुके, जिसमें 12 अगस्त 2022 को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में छुरा घोंपने के अपने भयानक अनुभव और घातक परीक्षा से उबरने की उनकी यात्रा का विवरण दिया गया। यह पुस्तक रुश्दी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के एक शक्तिशाली प्रमाण के रूप में कार्य करती है और एक मूल्य जिसने उनके जीवन और साहित्यिक करियर को परिभाषित भी किया गया है। तो ये पॉइंट्स को याद रखने होंगे कि क्यों इन्होंने नाइफ नाम की पुस्तक को लॉन्च की, जो किनके द्वारा लिखा गया, तो सलमान रुश्दी जी के द्वारा। इसी के दौरान सलमान रुश्दी के दूसरे उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन ने 1981 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार भी जीता था। हालांकि यह उनका 1988 का उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस था, जिसका खिलाफ ईरान के सर्वोच्च नेता ने एक फतवा जारी किया था, जिसे इर्शनिदा माना गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में विश्व कला दिवस 2024 कब मनाया गया, तो राइट आंसर होगा 15 अप्रैल।
15 अप्रैल को हर वर्ष वर्ल्ड आर्ट डे 2024 सेलिब्रेट किया जाता है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। कला को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व कला दिवस मनाया जाता है। इस खास मौके पर कला में रुचि रखने वाले कई लोग अपनी कला का प्रदर्शन भी करते हैं और साथ ही इस खास दिन पर लोगों के बीच विभिन्न कलाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने का भी काम किया जाता है। इसी के दौरान कला एक ऐसी चीज है जो लोगों को जोड़ती है और एक मजबूत समुदाय का निर्माण भी करती है। कला अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जो विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ ला सकती है। विश्व कला दिवस का इतिहास कब है? तो विश्व कला दिवस का इतिहास 2012 से शुरू होता है, जब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट ने 15 अप्रैल को लियोनार्डो दा विंची का जन्मदिन मनाने के लिए मैक्सिको के ग्वाडालाजरा में एक विशेष उत्सव का आयोजन किया था। इस प्रसिद्ध कलाकार लियोनार्डो दा विंची का स्वतंत्र का प्रतीक माना जाता है और अभिव्यक्ति और शांति का भी इनको प्रतीक माना जाता है। तो ये फैक्टर्स को याद रखने होंगे कि वर्ल्ड आर्ट डे हम लोग हर वर्ष 15 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। इसकी शुरुआत साल 2012 को की गई थी। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट के द्वारा एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया गया और इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड आर्ट डे 2012 में 15 अप्रैल को सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया गया। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर होगा सेकंड पोजीशन मिले हैं। अकॉर्डिंग टू द प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के माध्यम से इंडिया का पोजीशन सेकंड मिला है इन द टर्म ऑफ मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट। मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट के कैटेगरी में इंडिया को सेकंड पोजीशन रखा गया है। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स के बारे में। स्विस गैर लाभकारी ईए अर्थ एक्शन की प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट में यह कहा गया कि 2021 के बाद से वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में 7.11% की वृद्धि देखी गई। इसी के दौरान यह भी अनुमान है कि दुनिया में इस साल 220 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा हुआ है, जिसमें से 70 मिलियन टन पर्यावरण को प्रदूषित करेगा। तो आपको ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि हाल ही में प्लास्टिक ओवरशूट रिपोर्ट जारी किया गया और इस रिपोर्ट के माध्यम से ये देखा गया कि भारत सेकंड पोजीशन बने हैं जो मिसमैनेज किए हैं प्लास्टिक वेस्टेज को यूज कर और इसके दौरान यह भी अनुमान लगाया गया कि साल 2021 के बाद 7.11% की वृद्धि हुई है। पूरे ग्लोबल में देखा गया प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्शन के माध्यम में और इसी माध्यम से यह भी देखा गया कि इससे होने वाली इन्वायरमेंट से बहुत सारी परेशानियां को देखी जाएगी, जो 70 मिलियन टन पर्यावरण को प्रदूषित करेगा और 220 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा हो चुका है। तो इसी के दौरान ये भी फैक्टर्स को याद रखना होगा कि दुनिया के 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए 12 देश जिम्मेदार है, जिसमें सबसे पहले पे चीन, सेकंड पे भारत, थर्ड पे रूस, फोर्थ पे ब्राजील, मैक्सिको, वियतनाम, ईरान, इंडोनेशिया, मिस्र, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और तुर्की। ये सारे देश हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा 60% पूरे दुनिया का मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट को उपयोग किया है, जो पूरी तरीके से कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे को फैलाया है। और इसी के साथ ये अनुमान लगाया गया कि 5 सितंबर 2024 को दुनिया भर में उत्पादित प्लास्टिक कचरा ग्रह के अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों से अधिक हो जाएगा और इसे प्लास्टिक ओवरशूट डे करार दिया जाएगा। तो आपको ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि अनुमान लगाया गया हाल ही में प्लास्टिक ओवरशूट के द्वारा, जिसमें 5 सितंबर 2024 को ये अनुमान लगाया गया कि पूरे दुनिया भर में उत्पादित जितनी भी प्लास्टिक कचरा है और इसी ग्रह के अपशिष्ट प्रबंधनों के कारण प्लास्टिक ओवरशूट डे के रूप में करार दिया जाएगा। प्रत्येक देश का अपना प्लास्टिक ओवरशूट दिवस होता है, जो उत्पन्न प्लास्टिक कचरे की मात्रा और देश की इसे प्रबंधित करने की क्षमता से निर्धारित होता है। भारत ने 23 अप्रैल 2024 को अपना प्लास्टिक ओवरशूट दिवस पर पहुंच जाएगा। तो आपको ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि हमारा इंडिया 23 अप्रैल 2024 को प्लास्टिक ओवरशूट दिवस के रूप में पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्टेज को प्रोड्यूस करने में आगे निकल चुके हैं। तो ये भी फैक्टर्स को याद रखने होंगे कि किस तरीके से हमें प्लास्टिक कम से कम यूज करना है ताकि प्लास्टिक से होने वाली प्रदूषण को रोका जा सके। और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे ग्लोबली देखा जाए तो इसका अनुमान लगाया गया कि 5 सितंबर 2024 को ऐसा देखा जा रहा है
कि उत्पादित प्लास्टिक कचरा का ग्रह के अपशिष्ट प्रबंधनों के कारण प्लास्टिक ओवरशूट डे को करार दिया जाएगा 5 सितंबर 2024 को, जिसमें पूर्ण तरीके से देखा जाएगा कि प्लास्टिक काफी मात्रा में बढ़ चुकी है, जिससे पॉल्यूशन होने की खतरा, पर्यावरण को दूषित करने की खतरा को देखी जा रही है। तो इन सारे खतरा को रोकने के लिए आप सभी लोग प्रण लीजिए कि किसी तरीके से हमें प्लास्टिक कम से कम यूज करना होगा, ना के बराबर यूज करना हो, ताकि हम लोग प्लास्टिक से होने वाली पॉल्यूशन को रोका जा सके। तो चलते हैं इसी के साथ अपनी रिवीजन बैच की ओर। 16 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को सेलिब्रेट की गई। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पारंपरिक फसल उत्सव पुथुंडू तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NH-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट गोपी थोतु कूड़ा जी है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने इजराइल पर सैकड़ों हवाई ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया है? तो राइट आंसर होगा ईरान। क्वेश्चन नंबर 5, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2023 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी किए गए। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सेना किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक शुरू करेगी? तो राइट आंसर होगा उज्बेकिस्तान के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में अंगारा E5 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण रशिया के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर होगा 10th पोजीशंस मिले हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली बिहू ढोल ऑफ विच स्टेट हैज गॉट GI टैग? हाल ही में किस राज्य के बिहू ढोल को GI टैग मिला है? तो ऑप्शन असम, ओडिशा, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।